नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा कर्मचारी भर्ती चयन आयोग यानी HSSC ने महिला कांस्टेबल दुर्गा शक्ति भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 1,66,000 महिलाओं ने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा में 4,925 महिलाओं ने मेरिट में स्थान पाया है। पास पात्रों का अब 29 दिसंबर को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST सेक्टर 3 पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होगा। इसके लिए एडमिट कार्ड निकलने शुरू हो गए हैं। 698 पदों के लिए 11 जिलों में 12 दिसंबर को लिखित परीक्षा ली गई थी। 7 गुना ज्यादा पात्रों को मेरिट में शामिल किया गया है, जिन्हें PST के लिए बुलाया गया है। इसमें 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। PST पास करने वालों को PMT के लिए बुलाया जाएगा। 15 जनवरी को SKM की अहम मीटिंग। किसानों ने चुनाव लड़ने के ऐलान पर चर्चा संभव। राज्यपाल चढ़ौनी पर आ सकता है फैसला। पंजाब के किसान संगठनों के चुनाव लड़ने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM 15 जनवरी को एक अहम फैसला ले सकता है। पंजाब के 32 में से 25 किसान संगठनों ने संयुक्त समाज मोर्चा बना लिया है। मोर्चे का CM चेहरा SKM का चेहरा रहे बलबीर सिंह राजेवाल को बनाया गया है। इसके अलावा हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ौनी भी पार्टी बना चुके हैं। ये दोनों ही नेता अब तक SKM में महत्वपूर्ण स्थिति में रहे हैं। अगर ये फिर SKM मीटिंग में शामिल हुए तो फिर राजनीति बवाल होना तय है। SKM पहले स्पष्ट कर चुका है कि वह चुनाव नहीं लड़ेगा। मोर्चा देश भर के 400 से ज्यादा किसान संगठनों का साझा मंच है। पंजाब के 32 संगठनों में चुनाव के लिए सहमति नहीं बनी। जो चुनाव लड़ रहे हैं वह SKM का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ऐसा किया गया तो फिर मोर्चा अनुशासनिक कार्रवाई करेगा। हरियाणा के झज्जर जिले में क्लर्क चपरासी समेत कई पदों पर आई भर्ती। 10वीं पास के लिए बिना परीक्षा नौकरी पाने का अच्छा मौका। संत कबीर संस्थान लाडरवा झज्जर ने अनुबंध के आधार पर ग्रुप D पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार से अनुरोध है कि वे इस सरकारी रोजगार में आवेदन करने से पहले सारी जानकारियां ले लें तथा उसके बाद ही अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें। इस भर्ती के लिए आपको 10वीं पास होना अति आवश्यक है। रिक्त पदों की संख्या 38 पद है। स्टाफ कार ड्राइवर आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 13 जनवरी 2022 है। तो वहीं उम्मीदवार की आयु 18 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पर इस रोजगार में प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। हरियाणा को सौगात। अंबाला में शुरू होगी उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ब्रांच। यहां होंगे कई बीमारियों के टेस्ट और इलाज। हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अंबाला के नग्गल में उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC ब्रांच की स्थापना होगी और उत्तर भारत में यह अपनी तरह की पहली ब्रांच होगी जहां कई गंभीर नए रोग एवं वायरस की जांच और उनके आंकड़ों का विश्लेषण इस आधुनिक केंद्र की शाखा में हो सकेगा। अनिल विज ने कहा कि यहाँ आधुनिक उपकरणों से लैस अत्याधुनिक लैब बनाई जाएंगी जिससे नई बीमारियों की पहचान, उनके विश्लेषण एवं रोकथाम के तरीकों पर कार्य किया जा सकेगा। निपा वायरस, जीका वायरस, रेबीज, जूनाटिक रोग, कोविड-19, ओमिक्रॉन, हेपेटाइटिस के अलावा अन्य गंभीर बीमारियों की जांच और सभी प्रकार के नए टेस्ट यहां इस लैब में हो पाएंगे। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का पंजाब में 25 किसान संगठनों द्वारा संघर्ष समाज मोर्चा राजनीतिक पार्टी बनाए जाने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 साल से किसान की लड़ाई को राजनीतिक नहीं बताकर संघर्ष करने की बात कर रहे थे, लेकिन वही संघर्ष राजनीति का रूप ले रहा है। इनका शुरू से ही माइंडसेट था कि ये चुनाव लड़ेंगे। इसका जवाब पंजाब की जनता देगी। हरियाणा में पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर कहा है कि यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है। हमने हाईकोर्ट के सामने सभी तथ्य रख दिए हैं। हम महिलाओं को आरक्षण OBC A वर्ग के कोटे से चुनाव करवाना चाहते थे। हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद चुनाव होंगे। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा JJP व BJP सरकार को विफल व घोटालों की सरकार बताए जाने पर दिया जवाब में कहा कि हुड्डा के पास कोई सबूत है तो वे दें। हमारी सरकार में किसी को छोड़ा नहीं। उन्होंने गिरफ्तार करने का काम किया, चाहे वह हरियाणा लोक सेवा आयोग में भर्ती मामला ही क्यों न हो। बच्चों के वैक्सीनेशन को तैयार है राजस्थान। 15 से 18 साल के एज ग्रुप के 51 लाख से ज्यादा बच्चों को 2 से 3 डोज लगेंगी। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच राहत की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 साल की एज ग्रुप के बच्चों के लिए 3 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान किया है। ऐसे में राजस्थान के करीब 51 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से सभी तैयारियां की जा रही है कि बच्चों को हॉस्पिटल के अलावा स्कूल में भी वैक्सीनेशन की सुविधा मिले। वहीं बच्चों को वैक्सीन के 2 से 3 डोज लग सकते हैं। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार शाम देश के नाम संबोधन में इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि यह फैसला स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों और उनके माता पिता की चिंता कम करेगा। बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के तरीकों को लेकर पेरेंट्स थोड़े कंफ्यूज हैं। दरअसल घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने यह साफ नहीं किया कि वैक्सीन कैसे लगेगी, रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया होगी। बच्चों को टीका लगाए जाने के तरीकों को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। सवाल वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर भी है। अगर मौजूदा सेंटर्स पर बच्चों
बच्चों को वैक्सीन लगती है तो उन्हें बड़ों के साथ ही खड़ा होना होगा। साथ ही स्कूलों में भी वैक्सीनेशन की व्यवस्था करने की चर्चा है। हालांकि सरकार की ओर से फिलहाल इसे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 10 करोड़ बच्चे 15 से 18 साल की उम्र के बीच हैं। सरकार का प्रयास होगा कि जल्द से जल्द इन बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगा दी जाए। हरियाणा में यूजीसी की भर्ती परीक्षा लीक, परीक्षार्थियों से लिए थे 3-3 लाख रुपए। जींद पुलिस ने भांडाफोड़ कर एक युवक पकड़ा, कई जिलों में छापामारी। जींद की उचाना थाना पुलिस ने रविवार को आयोजित की गई यूजीसी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीकेज करने व उनको ऑनलाइन उपकरणों के माध्यम से करवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह राज्य, केंद्र सरकार व यूजीसी परीक्षाओं में पेपर लीकेज, लैब सेटिंग, ऑनलाइन परीक्षा करवाने व फर्जी परीक्षाओं को बैठाने का कार्य भी करता था। पुलिस की टीम में जींद के अलावा भिवानी, कैथल, रेवाड़ी, गुरुग्राम सहित अन्य स्थानों पर छापेमारी कर रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर गांव खटखट निवासी राहुल को काबू कर लिया। इसके अलावा ऑनलाइन परीक्षाएं कश्मीर सिंह द्वारा मुंडका, दिल्ली, झांसी, बेरली, बीकानेर, पटियाला, अलवर की लक्ष्मी व सिद्धि विनायक लैब में ऑनलाइन परीक्षाओं की सेटिंग करवाई जाती थी। यह गिरोह दूसरे की जगह परीक्षा दिलाने, लैबों में सेटिंग कर परीक्षा क्लियर करवाने, ऑनलाइन उपकरणों से परीक्षा क्लियर करवाने का कार्य करता था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के पास अपनी फसलों का बीमा करवाने के लिए अब केवल 1 सप्ताह का समय शेष बचा है। किसान 31 दिसंबर तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। इसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा और किसान बीमा नहीं करवा पाएंगे। इसलिए किसानों को समय रहते अपनी फसलों का बीमा करवाना होगा ताकि वे इससे बीमा करवाने से वंचित न रहें। विभाग द्वारा इसके लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है ताकि फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा मिल सके। बीमा करवाने वाले किसानों को ही फसलों में नुकसान होने पर मुआवजा मिलेगा। ऋणी किसान अगर बीमा करवाना चाहते हैं तो उन्हें बैंक में जाकर सूचना देनी होगी। बैंकों के पास भी ऋणी किसानों की फसलों का बीमा काटने का 31 दिसंबर तक का समय है। गैर ऋणी किसान निकटतम बैंक शाखा, सहकारी समिति, अधिकृत चैनल पार्टनर, सीएससी, बीमा कंपनी तथा उनके अधिकृत एजेंट से करवा सकता है। जो किसान फसलों का बीमा करवाते हैं उन्हें नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाता है। बीमा में खड़ी फसल में ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटने और आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति को शामिल किया गया है। हरियाणा में मौसम विभाग के अनुमान के हिसाब से रविवार को पूरे हरियाणा का मौसम बदल गया। सिरसा, हिसार और आसपास के जिलों में जहां दोपहर बाद से बूंदाबांदी का दौर चला, वहीं सोनीपत क्षेत्र में साय के वक्त हल्की बरसात शुरू हुई। सिरसा, फतेहाबाद की तरफ दोपहर को ही बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। इसके बाद हिसार, रोहतक, जींद, झज्जर, नारनौल के हिस्सों में हल्की बारिश शुरू हुई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 28 दिसंबर तक बूंदाबांदी व बारिश की संभावना है। वहीं 29 दिसंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना बताई गई है। धुंध व बूंदाबांदी होने से गेहूं, सरसों, चना की फसलों को काफी फायदा मिलेगा। बूंदाबांदी व धुंध से फसलों का फुटाव व बढ़वार तेजी से होगी। इससे फसलों का उत्पादन अच्छा होगा। इस समय फसलों में सिंचाई की जरूरत है। गेहूं, सरसों और चने की फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद जताई गई है। डिप्टी सीएम का बड़ा बयान, हरियाणा में नए कानूनों के साथ करवाए जाएंगे पंचायत चुनाव। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि न्यायालय का निर्णय आने के उपरांत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। दुष्यंत चौटाला रविवार को एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को लेकर कानून में बदलाव किए गए हैं और सरकार चाहती है कि इन बदलाव के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि हमें हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार है और कोर्ट का फैसला जनवरी महीने में आने की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि फैसला सरकार के पक्ष में आएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हाईकोर्ट में अभी महिलाओं को 50% और बीसीए वर्ग को 8% आरक्षण देने का मसला लंबित है। सरकार की मंशा है कि नए संशोधनों का लाभ प्रदेश की जनता को मिले, इसलिए हम हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में रविवार को ओमिक्रॉन के 31 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही यहां नए वेरिएंट से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 141 पार हो गई है। इसके अलावा केरल में 19 और मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी पहला ओमिक्रॉन संक्रमित मिला है। इस तरह देश में अब ऐसे मरीजों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया है। उधर दिल्ली में रविवार को कोरोना के 290 केस रिपोर्ट किए गए। अब यहाँ एक्टिव केस की संख्या 1103 पहुंच गई है। इसके चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नेशनल कैपिटल में नाइट कर्फ्यू लगाने का कर दिया है। राज्य में नाइट कर्फ्यू का नियम सोमवार रात से लागू होगा। रोजाना रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या भले ही बढ़ रही है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस वेरिएंट के संक्रमित आसानी से ठीक हो रहे हैं। उन्हें अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट, वेंटिलेटर, स्टेरॉइड या रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये दावा दिल्ली के सरकारी अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी LNJP हॉस्पिटल के MD और सीनियर डॉक्टर सुरेश कुमार ने किया है।
टल सकते हैं 5 राज्यों के चुनाव, कोरोना से चिंतित चुनाव आयोग आज मीटिंग में परखेगा हालात। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव टल सकते हैं। कोरोना के हालात को लेकर भारतीय चुनाव आयोग यानी ईसीआई चिंतित है। आयोग ने हालात की समीक्षा के लिए सोमवार यानी आज 27 दिसंबर को मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी मौजूद रहेंगे। 3 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के हालात देखकर विधानसभा चुनाव को फिलहाल टालने की अपील प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से की थी। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश का दौरा कर हालात का जायजा लेने के बाद कोई फैसला करने की घोषणा की थी। फ्रांस में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस, 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित मिले, 84 की मौत, देश में तमाम नाइट क्लब बंद। फ्रांस में शनिवार को कोरोना के रिकॉर्ड 1,04,611 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 3 दिन से लगातार कोरोना के रिकॉर्ड केस दर्ज किए जा रहे हैं। शुक्रवार को 94,124 नए मामले सामने आए थे। शनिवार को इस वायरस की वजह से 84 लोगों की मौत भी हुई। यूरोप में ब्रिटेन के बाद फ्रांस में ओमिक्रॉन के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से फिलहाल 16,000 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ओमिक्रॉन ने जिस तरह यूरोप के दूसरे देशों में तबाही मचाई है, ठीक उसी तरह फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारी बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। फ्रांस में इस वक्त कोरोना की 5वीं लहर चल रही है। उधर ब्रिटेन और अमेरिका में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ब्रिटेन में पिछले हफ्ते से कोरोना के एवरेज 1 लाख केस मिल रहे हैं। वहीं अमेरिका में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में 45% का उछाल आया है, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 1,79,000 प्रतिदिन पहुंच गया। साल 2020 की तरह 2021 भी मुश्किलों से भरा रहा। जहां दुनिया को कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना पड़ा, ऐसे में सभी नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथ ही उम्मीद है कि नया साल आशा की नई किरण लेकर आएगा। इसी बीच बुल्गारिया के संत रहे बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सामने आई है, जिसमें एलियन के हमले, नए घातक वायरस, प्राकृतिक आपदाओं की बात कही गई है। दरअसल बाबा वेंगा बुल्गारिया के रहने वाले थे। उनकी दोनों आंखों की रोशनी नहीं थी, फिर भी वो सब कुछ महसूस कर सकते थे। उन्होंने 9/11 के आतंकी हमलों, ब्रेक्सिट समेत कई भविष्यवाणियां की थी, जो सच साबित हो चुकी हैं। वैसे तो उनका निधन 1996 में हो गया था, लेकिन उन्होंने भविष्य को लेकर कई बातें कही थी। कहा जाता है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों की कोई किताब तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने अनुयायियों को इसे मौखिक बताया था, जो वक्त वक्त पर दुनिया के सामने इसे रखते रहते हैं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक कई एशियाई देश और ऑस्ट्रेलिया बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा 2022 में दुनिया में पानी का संकट गहराने वाला है। भविष्यवाणी में आगे कहा गया है कि 2022 में ग्लोबल वार्मिंग काफी बढ़ेगी, जिसका सबसे ज्यादा असर भारत में पड़ेगा और जहां पर पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाएगा। बाबा वेंगा के मुताबिक जब गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो टिड्डियों की आबादी ज्यादा हो जाएगी और वो फसलों को नुकसान पहुंचाएंगी। इससे अकाल जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। वहीं पूरी दुनिया को अनुमान है कि 2022 में कोरोना महामारी से मुक्ति मिलेगी, लेकिन बाबा वेंगा के मुताबिक एक नया वायरस दुनिया में कहर बरपा सकता है। हाल ही के कुछ सालों में वर्चुअल रियलिटी का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन बाबा वेंगा का मानना है कि 2022 में ये वर्चुअल रियलिटी वास्तव में हम पर हावी हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया था कि ओमुआमुआ नाम के एक क्षुद्र ग्रह से कुछ एलियंस पृथ्वी पर आएंगे, जिनका मकसद जिंदगी की तलाश करना रहेगा।